तो आइए आज का जो हमारा क्लास होगा वह आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 10वां क्लास होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका तालीकोटा युद्ध से संबंधित है। किस युद्ध से संबंधित है? तालीकोटा युद्ध से। देखिए, तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद सलकराज तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने किसे राजधानी बनाकर शासन को आरंभ कर दिया। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि तालीकोटा की युद्ध जो हुआ था वह आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और इसका तिथि भी याद रखिएगा। अब आने वाली परीक्षा में तिथि भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए तिथि याद रखिएगा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि तालीकोटा की युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है आपको सदाशिव की हार हुई। सदाशिव जो था वह किस साम्राज्य का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का। सदाशिव जो थे वो किस साम्राज्य के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और इनकी जो है आपको हार हुई थी। तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद सलकराज तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने किसी राजधानी बनाकर शासन आरंभ कर दिया। कहने का मतलब तालीकोटा के युद्ध में हारता कौन है? सदाशिव राय। कौन हारता है? सदाशिव राय हारता है। इसके बाद वो सहयोग लेने के लिए जाता है किसके पास? सलकराज तिरुमल के पास। किसके पास जाता है? सलकराज तिरुमल के पास जाता है। और उनके सहयोग से वह एक राजधानी बना लेते हैं। और वो किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं? तो पेनुकोंडा को। एक बार फिर से बताइए, किसको बनाते हैं? पेनुकोंडा। अब बताइए कि तालीकोटा की युद्ध कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ है। और यह आपको इसमें किनकी हार हुई है? सदाशिव राय की। सदाशिव राय किस साम्राज्य के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और इस युद्ध में हार के बाद उन्होंने क्या किया? तो सलकराज तिरुमल से सहयोग लिया और उसके बाद पेनुकुंडा को अपनी राजधानी बना करके वहां पर अपना शासन आरंभ कर दिया। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद है किसने सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासक बन बैठा। अब देख लीजिए, जो उसको सहयोग किया, सहयोग कौन किया है? तिरुमल। जो उसको सहयोग किया वही उसको आकर के अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद पर से हटा दिया। तो प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिए, किसने सदाशिव को, किसको? सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं मतलब खुद शासक बन बैठा। तो अभी जस्ट आपको बताए कि सदाशिव राय जब हार गए विजयनगर ये तालीकोटा का युद्ध, हारने के बाद सलकराज तिरुमल से सहयोग लिए और उसके बाद पेनुकुंडा को अपनी राजधानी बना करके वहां पर शासन को आरंभ कर दिया। बाद में क्या होता है? वही तिरुमल क्या करता है? तो सदाशिव को अपदस्थ कर देता है और अपदस्थ करके स्वयं वहां का राजा बन जाता है। तो आप याद रखिएगा, किसने सदाशिव को अपदस्थ करके स्वयं शासक बन बैठा? तो तिरुमल ने। किसने? तिरुमल ने। बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। चलिए अब आगे है, तिरुमल ने पेनुकुंडा को, किसको? पेनुकुंडा। और पेनुकुंडा को राजधानी बनाया गया है, तो आप समझिएगा पेनुकुंडा का ही राजा ही बन गया। कौन? तिरुमल। बाद में सदाशिव को हटा करके तिरुमल बन गया। तो तिरुमल ने पेनुकुंडा में किस नए राजवंश की स्थापना की? मतलब तिरुमल जो था ना, पेनुकुंडा जगह जो था, उस जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया और उसका नाम है अराविडू वंश। कौन सा वंश है? अराविडू वंश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अराविडू वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? तिरुमल दीजिएगा। क्या दीजिएगा? तिरुमल। अराविडू वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल। और अराविडू वंश की स्थापना कहाँ हुई? पेनुकोंडा में। कहाँ हुई है? पेनुकोंडा में हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब देखिए, तिरुमल, सबसे पहले तिरुमल जो बना है राजा, वो किसको हटा करके बना है? सदाशिव को। और सदाशिव राय को हटाने के बाद तिरुमल बन गया। और तिरुमल को भी हटने के बाद एक राजा बनते हैं। और वो कौन बनते हैं? तो रंग द्वितीय। कौन बनते हैं? रंग द्वितीय। अगर आपसे पूछे कि तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? रंग द्वितीय। तिरुमल का उत्तराधिकारी आपको हुआ रंग द्वितीय हुआ। बात यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न है आपका, वेंकट द्वितीय। क्या नाम है? वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय सह राजधानी कहाँ बनाया? अब देखिए, मुख्यालय सह राजधानी का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। एक जैसे होता है ना आपको मुख्यमंत्री और एक होता है उप मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के सहयोग में ये रहते हैं, जब वो नहीं रहते हैं तो इनका काम
उप मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक उसी तरह से वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय का सह राजधानी, जैसे मुख्यालय जहां था वहां था ही, लेकिन उसके साथ साथ में उसको सहयोग करने वाला छोटा सा जो राजधानी बनाया वो आपको चंद्रगिरी में बनाया। कहां पर बनाया? चंद्रगिरी में। तो वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय सह राजधानी कहां पर बनाया? चंद्रगिरी में। तो एक बार बताइए आप लोग कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ है। उसमें किनकी हार हुई है? सदाशिव राय किनके सहयोग से पेनुकुंडा को अपनी राजधानी बना लिया? तिरुमल को। अब ये बताइए कि सदाशिव राय को किसने अपदस्थ कर दिया? अपदस्थ का मतलब क्या होता है? पद पे से हटाना। गद्दी पर से हटा देना, यानी कि पद पर से हटा देना। उसके बाद मतलब तिरुमल के बाद फिर कौन बनता है? रंग द्वितीय बनता है। फिर आगे जो घटना हुआ है आपको कि तिरुमल का उत्तराधिकारी रंग द्वितीय हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय सह राजधानी कहाँ बनाया? चंद्रगिरी में। अब है वेंकट द्वितीय के शासन में 1612 ईस्वी की एक घटना है, मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। वेंकट द्वितीय के शासन में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पर जो आपको आंसर दे रहा है वाडियार दे रहा है। क्या दे रहा है आंसर? वाडियार। अब देखिए मैसूर राज्य की स्थापना की यदि हम बात करें तो इनकी स्थापना जो है आपको विभिन्न राजाओं के द्वारा भी किया गया है। जैसे कि आपको हम बता दें कि हैदर अली भी मैसूर राज्य की स्थापना किया है, वहीं ओडियार नामक राजा जो थे वह भी आपको मैसूर राज्य की स्थापना किए हैं। तो आपके परीक्षा में यह किस तरह से प्रश्न पूछेगा, इस बात को समझिए। आपके परीक्षा में पूछेगा कि 1612 ईस्वी में, कब? 1612। मतलब ये ईस्वी आपको इंडिकेट कर देगा कि फलाने समय में किनके द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कब की पूछ रही है? 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय के शासन काल में मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया? तो बताइए कि वेंकट, अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रहा है कि 1612 ईस्वी में जब मैसूर राज्य की स्थापना हुई है और वह स्थापना वाडियार ने किया है, तो वाडियार किनके शासन काल में मैसूर राज्य की स्थापना किया? वेंकट द्वितीय के शासन काल में। किनके शासन काल में? वेंकट द्वितीय के शासन काल में 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका वेदों। चलिए पहले बताइए वेद कितने हैं? 4। और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? पढ़ाए थे आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। क्या नाम है? शायन नाम है। और उसके भाई जिनका नाम है आपको माधव। क्या नाम है? माधव। यानी कि दोनों भाई का नाम एक बार फिर से लीजिए आप लोग। शायन और माधव दक्षिण के किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। और विजयनगर भारत की किस दिशा में है? दक्षिण में है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, अगर आपसे पूछे कि सायन और माधव कौन थे तो आप कहेगा कि भाष्यकार थे। कौन थे? भाष्यकार थे। ठीक है, वेदों के ये प्रसिद्ध भाष्यकार थे। भाष्यकार का मतलब हम आपको बताए थे, जो सूत्र का निर्माण करता है ना उसको ही कहता है भाष्यकार। जो सूत्र का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं। तो वेदों के ये प्रसिद्ध भाष्यकार थे सायन और उसके भाई माधव। और ये दोनों जो है सो दक्षिण के किस राज्य से संबंधित थे? तो दक्षिण की विजयनगर राज्य से संबंधित थे। दक्षिण की किस राज्य से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए बताइए विजयनगर साम्राज्य की शासन की जो पद्धति थी वह कैसी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य की शासन की पद्धति, कहने का मतलब अभी भारत में जो शासन चल रहा है वो आपको लोकतांत्रिक है कि राजतांत्रिक है? लोकतांत्रिक। इसी तरह से आपको पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो शासन चल रहा था वो आपको किस सिस्टम से चल रहा था? तो याद रखिएगा राजा के द्वारा, है कि नहीं? राजा का जो इच्छा होगा वही करेगा, अर्थात राजतंत्रात्मक शासन चल रहा था। कैसा शासन चल रहा था? राजतंत्रात्मक। विजयनगर साम्राज्य की शासन की पद्धति कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था भाई? ये तो आपको पहले से ही पता है, इसलिए जितने भी सदाशिव राय, है कि नहीं, कृष्णदेव राय, सब राजा के पीछे आगे में क्या लगा हुआ है? राय। और राय का अर्थ क्या होता है? राजा होता है। राय का अर्थ क्या होता है? यानी कि विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता है? चलिए अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
लोगों का मुख्य बिजनेस, मुख्य पेशा क्या था? तो उनका पेशा था कृषि करना, यानी कि खेती बाड़ी करना। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती बाड़ी करना था। अगला प्रश्न है, विजयनगर में भू राजस्व की दर, भू राजस्व समझते हैं ना, भूमि के बदले में जो लिया गया कर होता है उसको भू राजस्व कहा जाता है। विजयनगर में जो भू राजस्व की दर थी वो उपज का कितना भाग होता था? 1/6। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब 1 में 6ठा हिस्सा जो होता था वह आपको दिया जाता था। किसको? वह आपको जमींदार जो होते थे उनको दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि देखिए, जमींदार जो जमीन को खेती बाड़ी करेगा, जो फसल उगाएगा, वो देगा किसको? आपको राजा को देगा। किसको देगा? राजा को। तो विजयनगर में भू राजस्व की दर जो है वो कितनी थी? 1/6, यानी कि 1 का 6ठा भाग वो किसको देगा? राजा को देगा। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय में राय का अर्थ क्या होता है? जस्ट बताइए आपको। राय का अर्थ आपको राजा होता है। कड़ा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कृष्णदेव राय जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब आपका अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक को एक अभिलेख में गजवेटकर कहा जाता है? और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गजवेटकर का मतलब क्या होता है। देखिए, गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का जो शिकारी करता है ना, हाथी का, उसको ही कहाता है आपको गजवेटकर। क्या कहता है? गजवेटकर। तो हाथियों के शिकारी करने वाले को क्या कहा जाता है? गजवेटकर। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विजयनगर के किस शासक को, किस राजा को गजवेटकर की उपाधि दी गई थी, है ना? तो देवराय द्वितीय को। किसको? देवराय द्वितीय को। गजवेटकर की उपाधि किनको दी गई थी? देवराय द्वितीय को। गजवेटकर की उपाधि देवराय द्वितीय को दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक सभी युद्धों में सफल रहा था। मतलब विजयनगर के ऐसे कौन से शासक हैं जो आपको जितने भी अपने जीवन काल में युद्ध लड़े, सभी युद्ध में सफल रहे और बड़े ही महान योद्धा थे ये? नहीं, क्या नाम था इनका? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और कृष्णदेव राय जो है सो अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े सभी युद्ध में सफल रहे। इसलिए इस प्रश्न को भी आप VVI रखिएगा, कृष्णदेव राय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो कौन था? संगम राजवंश। कौन था? संगम राजवंश। हाँ, विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक जो शासन करने वाले राजवंश था वो आपको था संगम। ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किया, इसको पहले समझिए। फिर हम लोग समझेंगे कि सबसे अधिक दिनों तक कौन से राजवंश शासन किया और सबसे कम दिनों तक किस वंश ने शासन किया। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? बताइए, सबसे अधिक दिनों तक। सबसे अधिक की अगर चर्चा हो तो तुगलक वंश हो जाएगा, और सबसे कम की चर्चा हो, ठीक उसी तरह से हम आपको अभी सबसे पहले बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किया था। ध्यान से समझ लीजिए, विजयनगर साम्राज्य सीरियल वाइज कुछ वंश का भी नाम बताएंगे, इसके साथ साथ आपको कौन वंश कितने समय तक रहे ये भी आपको बताएंगे, और कितने वर्ष तक रहे ये सारा बात आपको हम अभी बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ से लगभग हम लोग को 10-15 प्रश्न सीखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रश्न ये पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किए। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश शासन किए, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश और अरविदु वंश शासन किए थे। फिर से समझिए, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश शासन किए, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश शासन किए, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? 4 दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब वो 4 वंश कौन कौन सा है? 4 को वंश जो है, पहला जो है सीरियल से पूछता है, सीरियल से परीक्षा में पूछता है। पहला क्या है? संगम वंश है। दूसरा क्या है? सलूब वंश है। तीसरा क्या है? तुलुब वंश है। और चौथा जो है आपको अरविदु वंश है ना। चौथा क्या है? अरविदु वंश। तो फिर से समझिए, पहला क्या है? दूसरा क्या है? सलूब वंश। दूसरा क्या है? तुलुब वंश। चौथा क्या है? यानी कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश शासन किए हैं? कौन कौन से वंश सीरियल में बताना है? तो ये 4 को क्रम भी याद रखना आवश्यक है।
अब ये समझिए कि संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है ना। तो संगम वंश का शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा है। बताइए संगम वंश की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में, है ना। तो संगम वंश का काल जो है वो कब से कब तक रहा है? 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। बताइए फिर से। अब इसको ऐसे बोलिए कि संगम वंश का शासन काल 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा है। फिर से बताइए। अब देखिए 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा है, यानी कि कुल मिलाकर ये 149 वर्ष रहा है। 150 वर्ष में मात्र एक वर्ष कम, कुल मिलाकर कितना वर्ष रहा है? 149 वर्ष। तो याद रखिएगा कि संगम वंश कब से कब तक रहा और कितने वर्ष रहा, बताइए फटाफट से। 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक, यानी कि 149 वर्ष रहा है। अब आइए दूसरा नंबर पर कौन सा वंश था, बताइए आप लोग। सलूब वंश। सलूब वंश जो है 1485 में ये खत्म हुआ था संगम। संगम वंश अंत कब क्या था? 1485 में। तो 1485 ये शुरू हो जाएगा। तो सलूब वंश 1485 में शुरू हुआ और 1505 ईस्वी में इसका शासन खत्म हो गया। तो बताइए कि सलूब वंश कब से कब तक रहा? 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक। 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक जो है सो किसका शासन रहा है? सलूब वंश का। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि हम बोलते क्या वर्ड, सलूब वंश। क्या है? सलूब वंश कब से कब तक रहा है? 1505 ईस्वी तक रहा है। तो अब ये बताइए कि 1505 ईस्वी तक रहा तो कुल मिला के कितना वर्ष रहा? 20 वर्ष। तो कुल मिला के समझिए, देखिए इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर 20 वर्ष तक जो है सो सलूब वंश का शासन रहा है। ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं, अभी दो चार बात बताए। सबसे पहले बात बताए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश शासन किए। पहला कौन सा वंश था? दूसरा कौन सा वंश था? तीसरा कौन सा वंश है? चौथा कौन सा वंश है? संगम वंश का शासन काल कब से कब तक रहा है? 1336 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक रहा है। ये 4 सीरियल आपको बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। इसके बाद है कि तुलु वंश 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक रहा है। तो बताइए कि तुलु वंश कब से कब तक रहा है? तो 1505 से 1570 तक जो रहा है, इसका मतलब कितना वर्ष तक रहा है? 65 वर्ष रहा है। तो एक बार फिर से ऊपर से चलिए, संगम वंश कितने वर्ष तक रहा है? कब से कब तक? कितने वर्ष तक रहा है? चलिए संगम के बाद कौन सा वंश आया है आप बताएंगे मुझे? सलूब वंश। कौन सा वंश है? सलूब वंश है। सलूब वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है आप बताएंगे मुझे? देखिए इसको याद रखना बहुत ही आसान है। पहला वाला वंश कब से कब तक था? 1336 से 1785 है, 1485 है। तो आप 1485 से शुरू कीजिए ना। 1485 से कहाँ तक? 1505 ईस्वी तक। कौन सा वंश है? सलूब वंश। या सुलूब भी कहीं कहीं रहता है और सलूब भी रहता है, दोनों अंतर नहीं है। तो सलूब वंश कब से कब तक रहा है बताइए? कितने वर्ष तक रहा? 20 वर्ष। चलिए अब आगे है तीसरा में जो है तो कौन सा वंश है आप मुझे बताएंगे? तीसरा में तुलु वंश है। तो तुलु वंश जो है कब से कब तक रहा है? इसको पहले हम लोग 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक रहा है। तो 1570 ईस्वी तक जो है कितने वर्ष तक रहा ये बताइए? 65 वर्ष। ये भी आप लोग सीख गए। अब समझिए सबसे अंतिम जो है अरबिडू भी कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं अरबिदू भी लिख देता है। तो अरबिदू वंश जो है यह 1570 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक रहा है। बताइए कब से कब तक रहा है? 1550 है ना, 70 से लेकर के 1650 ईस्वी तक रहा है। 1550 ईस्वी से 1570 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक था। अब ये बताइए कि 1650 ईस्वी तक कितने वर्ष तक रहा? इसका मतलब 80 वर्ष रहा। तो अब आप सभी लोग मुझे डिसीजन लेकर के बताइए कि सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश शासन किया? कितना वर्ष तक? और सबसे कम समय तक? सबसे कम समय तक सलूब वंश, जो कि कितना वर्ष तक? मात्र 20 वर्ष तक। अब ये प्रश्न, एक प्रश्न के कारण से हम लोग कितने प्रश्न को सीखे हैं, याद भी कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। 95% याद हो गया, 5% भूल गए होइएगा, कोई बात नहीं है। तो
तो एक बार पुनः हम आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे मुझे कि संगम वंश कितने वर्ष तक रहा। चलिए आप बताइए। सुलु वंश पूरा सीरियल से बताना है। सुलु वंश, संगम वंश बताइए पहले आप। चलिए आप बताइए। 1336 से चलिए आप शासन अभी अब काल बताना है, तो चलिए शासन काल बताइए। 1336 से लेकर 1450 तक। 1336 से लेकर के 1485 तक, ठीक है। हाँ, सुलु वंश का 85 से लेकर 1505 तक। 1485 से लेकर के 1505 तक, सही है। फिर उसके बाद तुलु वंश का 5 से लेकर 70 तक। 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक, सही है। उसके बाद आरबीडू वंश का 70 से लेकर 50 तक। 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक, 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। चलिए आप सही सब कुछ बताएं। अब आप मुझे सबका ये बता दीजिए कि कितना 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 वर्ष तक रहा, बताइए। संगम वंश रहा है 149 वर्ष तक। सुलु वंश रहा है 20 वर्ष तक। और तुलु वंश रहा है 65 वर्ष तक। अरबीडू वंश रहा है 80 वर्ष तक। सही बात बताया, ठीक है। तो एक बार पुनः जो है सो आप लोगों को हम बता दें, पूरा हम बढ़िया से बताते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश शासन किए, कौन कौन से शासन किए। अब ये बताना है आप लोगों को कि अगर सीरियल में जो पूछेगा तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। देखिए संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबीडू, बोलिए ऐसे बोलिए जैसे हम बोले। हाथ तो निकालिए, एक हाथ से काम चल जाएगा। फांसी में संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबीडू, बोलिए। इसके लिए भी आपको अपने उंगली पर देखना पड़ेगा। इधर देखिएगा, बार बार यही समझाते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कैसे कह रहे हैं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे कीजिए, समझते नहीं है। संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबीडू, ये सीरियल याद रखना है। और कौन से वंश कितने वर्ष तक शासन किए ये भी आपको बता ही दिए हैं। संगम 1336 से लेकर के 1485 तक, सुलुभ जो है 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक, तुलुभ 1505 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक, और आरबीडू वंश जो है 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे फटाफट से 5 सेकंड में बताइएगा कि संगम वंश कितने वर्ष तक रहा है शासन किया। चलिए, सुलुभ वंश कितने वर्ष तक रहा, तुलुभ वंश कितने वर्ष तक रहा, आरबीडू वंश कितने वर्ष तक रहा। बात समझ गए ना? इस तरह से याद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए, अब अभी जो आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहाँ से और ज्यादा क्लियर हो। यहाँ जो प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक, तो सबसे लंबे समय तक आप किनको याद रखिएगा, संगम वंश को याद रखिएगा। और सबसे कम समय तक सबसे कम समय तक सुलुभ वंश को, दूसरा नंबर का जो वंश था वो सुलुभ वंश। चलिए, अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से सबसे पहले समझिए कि स्थापत्य कला क्या होता है। आप लोग मुगल वाला प्रश्न ही बार बार फंसते रहते हैं। स्थापत्य कला का मतलब जब कोई भवन की स्थापना की जाती है, जब कोई किला की स्थापना की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्थापत्य कला। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का मतलब जब किसी चीज का स्थापना, जैसे अभी आप घर बनाएंगे, घर का स्थापना करेंगे, इसका मतलब वो कौन सा कला हुआ? स्थापत्य कला हुआ। तो इसीलिए मुगल वाला प्रश्न में ये प्रश्न ज्यादा पूछता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। उसका आंसर शाहजहां आता है। क्यों? क्योंकि शाहजहां के समय में ही बहुत सारे दुर्ग का, बहुत सारे किला का, बहुत सारे भवन का, बहुत सारे मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब का निर्माण किसने करवाया? ये फेमस है। चलिए, तो मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर जो था ना, वो आपको विट्ठल स्वामी मंदिर। अब प्रश्न समझ में आ गया होगा, अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में, मेरे बातों को सुन लीजिए पहले, विजयनगर साम्राज्य में स्थापत्य कला जितना भी बना उसमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब सबसे अच्छा, यानी कि जितना भी स्थापना हुआ उसमें सबसे अच्छा पूछ रहा है। तो सबसे अच्छा कौन है विजयनगर साम्राज्य में? ऐसे बोलिए, विट्ठल। बोलने का आप लोग अभी तक उच्चारण नहीं समझ में आ रहा है। विट्ठल स्वामी मंदिर, ठीक है ना? तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे सुंदर स्थापत्य कला का उदाहरण है। याद रखिएगा। एक प्रश्न फिर से आ जाइए। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से, मतलब जितना भी मंदिर स्थापना हुआ उसके दृष्टि से कह रहे हैं, प्रश्न पर ध्यान देने के लिए। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर, भव्य का मतलब क्या होता है बताइए? सुंदर। भव्य का मतलब सुंदर ही नहीं, बड़ा भी होता है, विशाल भी होता है, ठीक है ना? चलिए, तो विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर जो है वो आपको कौन सा मंदिर है? विट्ठल स्वामी का मंदिर है। अगर इतना चर्चा हो ही गया, समझ लीजिए कि विट्ठल स्वामी मंदिर में किस देवता का मंदिर है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे।
देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर में आपको भगवान विट्ठल भगवान का मंदिर है। विट्ठल नहीं याद रहे तो देखिए विट्ठल भगवान को ही हम लोग विष्णु भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु भगवान। हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी आप मुझे बताएंगे? तेलुगु। तो तेलुगु भाषा में विष्णु भगवान को क्या कहा जाता है? इसीलिए विट्ठल लिखा रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कि विट्ठल स्वामी मंदिर में किस देवता का मंदिर है? विट्ठल भगवान का, है ना। तो विट्ठल भगवान को हम लोग और कौन सा भगवान कह सकते हैं? विष्णु भगवान कह सकते हैं। याद रहेगा ना। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हजार रामा मंदिर क्या है? फिर से बताइए। हजार रामा से क्या स्पष्ट हो रहा है आपको, ये बताइए तो। मतलब राम का मूर्ति जो होगा ना वो हजार की संख्या में होगा, ऐसा मतलब यहाँ शब्द का अर्थ बता रहा है। हजार रामा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपको सबसे पहले इसका आंसर ले लीजिए। हजार हम्पी में स्थित है। हजार रामा कहाँ पर स्थित है? हम्पी में स्थित है। दूसरा कि इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो देखिए हजार रामा मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के किस राजा ने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? हजार रामा मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस राजा ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर का जो एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है हजार रामा, क्या नाम है? हजार रामा। और हजार रामा मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? और हजार रामा मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? हम्पी में। चलिए तो हजार रामा मंदिर जो है कहाँ है पहले ये बताइए। चलिए अब हजार रामा मंदिर में किस मतलब उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय। अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है ना, जो आपको 8 गो महान विद्वान रहते थे उसको क्या कहा गया? अष्टदिग्गज कहा गया था। क्या कहा गया था? और शिवाजी के दरबार में जो 8 गो विद्वान रहते थे उसको क्या कहा? अष्टप्रधान। चलिए अब जो है आप लोग मुझे बताएंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि जो है तो सबसे पहले किसने धारण किया था? हरिहर द्वितीय को। किसने? ना, सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने ही धारण किया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि हजार रामा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका तो जवाब मिल ही गया। हम्पी। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर भी कर्नाटक में है। ठीक है ना। इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? हम कृष्णदेव राय। ये भी समझ गए। अब वहाँ जो हजार रामा मंदिर है उस मंदिर में किस देवता का मंदिर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वहां पर किस देवता का मंदिर है? भगवान राय का। यहाँ पर क्या लिख दिया है? भगवान राय का। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा भगवान राम हो जाएगा। राय लिख दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो सभी लोग सही कर लीजिएगा कि हजार रामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हजार रामा से 3-4 प्रश्न समझिए। हजार रामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी। किस राज्य में है? हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है ना। अच्छा अब चलिए आगे। अगला जो प्रश्न है कि हजार रामा मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया है? किस साम्राज्य के शासक ने करवाया है? विजयनगर साम्राज्य के शासक ने करवाया है। अब ये बताना कि हजार रामा मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? भगवान राम की मूर्ति है, जो कि भगवान राय लिख दिया गया था यहाँ पर। तो इसको सभी लोग सही कर लीजिएगा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या है समझिए। विरूपाक्ष मंदिर है। अभी हम लोग 2 मंदिर पढ़े। एक पढ़े हजार रामा मंदिर और दूसरा क्या पढ़े है? विट्ठल स्वामी मंदिर। तीसरा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विरूपाक्ष मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? आप लोग के अंदर आवाज ही नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं लग रहा थोड़ा अभी। विरूपाक्ष मंदिर। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। विरूपाक्ष मंदिर जो है यह आपको हम्पी में स्थित है। और हम्पी किस राज्य में है? चलिए अब बताइए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वह किस विजयनगर के राजा ने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हरिहर द्वितीय ने करवाया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ठीक है। तो बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका निर्माण विजयनगर के किस राजा ने करवाया? हरिहर द्वितीय ने करवाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले। अगला प्रश्न है कि किस विजयनगर, चलिए विरूपाक्ष मंदिर जो है यह आपको हम्पी में से और हम्पी कर्नाटक में है, ये भी समझ गए। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हरिहर द्वितीय ने करवाया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आपका अगला प्रश्न है विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में कराया। अब प्रश्न समझिए, राज्याभिषेक का मतलब बताइए आप लोग।
राजा बनता है। राजा जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग राज्याभिषेक कहते हैं। किस विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया? किस मंदिर में? बताइए। तिरुपति मंदिर में अपना राज्याभिषेक कराने वाला जो व्यक्ति था, इसका क्या नाम था? आप लोग बताएंगे। आप बताइए क्या नाम था? क्या नाम है? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। क्या नाम है? अच्युत देव राय नाम है। बात समझ में आ रहा है? किस विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया? अच्युत देव राय। बताइए, अच्युत देव राय से कुछ याद आया आप लोगों को? देव राय का उत्तर। सही बात बताया आप लोग। ठीक है, कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? अच्युत देव राय था। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो कृष्ण विजयनगर के शासक तो यही अच्युत देव राय जो था वो अपना राजा बनने की प्रक्रिया कहाँ पर किया? मंदिर में। और किस मंदिर में किया? तिरुपति मंदिर में। किस मंदिर में करवाया? अब आप लोग समझिए कि तिरुपति मंदिर में किस देवता का मंदिर है? क्या बोले प्रश्न? तिरुपति मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? देखिए, तिरुपति मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है। किन की मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। तिरुपति मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बताइए कि कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी कौन थे? अच्युत देव राय। अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? तिरुपति मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। बात यहाँ तक समझ में आया? चलिए, तो तिरुपति मंदिर के बारे में समझ गए। अगर आपसे पूछ दे कि विजयनगर के कौन से राजा अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था? अच्युत देव राय करवाया था। और अच्युत देव राय जो है सो आपको कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी भी था। बात यहाँ तक क्लियर है? चले आगे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के दो महान व्यक्तित्व जो संगीत में निपुण थे। यहाँ व्यक्तित्व लिख दिया है, गलत है, व्यक्ति होगा। क्या होगा? व्यक्ति। विजयनगर साम्राज्य के दो ऐसे महान व्यक्ति का नाम बताना है जो आपको संगीत में, क्या चीज में? संगीत में क्या थे? निपुण थे। निपुण का मतलब एकदम प्रवीण, टैलेंट मतलब निपुण, प्रवीण। तो वो जो प्रवीण थे, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो वो कौन कौन थे? एक थे कृष्णदेव राय और दूसरा थे आपको रामा राय। बोलिएगा जरा। ठीक है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के दो महान कौन कौन से व्यक्ति हैं जो संगीत के क्षेत्र में निपुण थे? देखिए ना, अगर आप ये भूल कीजिएगा ना तो हम नहीं भूलने देंगे। कहिए कैसे? क्योंकि कृष्ण भगवान को तो जानते ही हैं, वो संगीत में वो भी निपुण थे। किस चीज के संगीत में? बांसुरी बजाने के संगीत में वो भी निपुण थे। चलिए, भूलना नहीं है। विजयनगर के किस राजा संगीत में निपुण थे? तो एक कृष्णदेव राय और किस राजा ने? और दूसरा राजा आपको रामा राय। और राम भगवान भी तो निपुण थे नहीं? क्या चलाने में निपुण थे? तीर चलाने में। तो खैर वो संगीत के क्षेत्र में नहीं, लेकिन संगीत के क्षेत्र में भी वो वीणा, क्या होता है, सारंगी, वीणा, ये सब बजाते रहते अपने गुरुद्वारा में। तो विजयनगर के से ये दो प्रश्न और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, इसको भी आय कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले किस विदेशी यात्री ने? प्रश्न को समझिए, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए प्रश्न को समझिए। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले, कहाँ पर यात्रा करके आ रहे हैं लोग? विजयनगर आ रहा है। ये इंटरव्यू में भी आप लोग पढ़े थे, याद है? विजयनगर आने वाला जो व्यक्ति था विदेशी यात्री, जो कि विजयनगर साम्राज्य की दीपावली और नवरात्रि के त्योहार का वर्णन किया है। प्रश्न को समझिए, विदेशी यात्री था, फिर भी विजयनगर की दिवाली के बारे में और नवरात्रि के बारे में क्या वर्णन करता है, समझिए फिर से। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की दीपावली और नवरात्र के त्योहार का वर्णन किए हैं? तो निकोलो कॉन्टी कहीं कहीं रहता है, यहाँ निकोली लिख दिया है, तो निकोली रहेगा, तो बात बराबर एक ही समझिएगा आप लोग। तो विजयनगर, सबसे पहले तो ये समझिए कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? निकोली। एक प्रश्न, ये प्रश्न ज्यादा पूछता है, ये दिवाली और नवरात्र की चर्चा ज्यादा नहीं है, ये प्रश्न पूछता है कि विजयनगर समाज में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कॉन्टी था। और निकोली कॉन्टी किस त्योहार का वर्णन किया है? दीपावली का और नवरात्र त्योहार का वर्णन किया है। अब आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख व्यापारिक पतन कौन सा था? देखिए, पतन का मतलब बताए थे आप लोग को। एक पतन का मतलब होता है विनाश हो जाना, और जब तौ में तौ लगा हो, ध्यान से देख लीजिए, पतन में तौ लगा हो तो उस पतन का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि जहां पर जहाज रुकती है और जहां पर सामान लदाता है, सामान ढुआता है, सामान निकलता है। बात समझ में आ रहा है? जहां जहाज रुकती है, कौन सा जहाज?
पनिया जहाज। पनिया जहाज वाले स्टेशन को बंदरगाह कहते हैं, जबकि हवाई जहाज वाले स्टेशन को हम लोग हवाई अड्डा कहते हैं या अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? तो बताइए आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख जो ये व्यापारिक पतन था, व्यापारी करने वाला जो बंदरगाह था, वो कौन सा बंदरगाह था? कालीकट। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य का सर्व प्रमुख व्यापारिक पतन जो है वो आपको कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। और ये कालीकट बंदरगाह कहाँ है, यदि ये आपसे पूछ दे तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? केरल में। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का, विजयनगर का सबसे अधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? देखिए, विजयनगर का सबसे अधिक प्रसिद्ध सिक्का जो था वो वराह था। कौन सा सिक्का था? वराह। और यह किस धातु का बना हुआ था? तो यह आपको बना हुआ था सोना धातु का। किस धातु का? बताइए कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का वराह। और यह किस धातु का बना था? याद रहेगा ना? चलिए, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि वराह क्या है? एक सिक्का, एक सिक्के का नाम है। वराह क्या है? और किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? विजयनगर। वराह क्या चीज से बना हुआ था? सोना का पर्यायवाची स्वर्ण और कनक भी होता है। क्या होता है? कनक। कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, पढ़े थे ना अलंकार में। चलिए आगे है, वहमनी राज। पढ़ाए थे आप प्रश्न? वहमनी राज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बताइए, वहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। और वहमनी राज की स्थापना कहाँ हुई थी? दक्कन में। वहमनी राज की स्थापना कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? चलिए, तो वहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई, ये याद रखिएगा आप लोग। वहमनी राज की स्थापना कब हुई है? और आपका भारत देश कब आजाद हुआ है? 26 जनवरी 1915। चलिए, तो अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि भारत देश कब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 और आजाद कब हुआ 15 और भारत में संविधान लागू कब हुआ और अंगीकृत कब हुआ? नहीं, अंगीकृत और संविधान लागू, इसको समझिए। अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत देश स्वतंत्र कब हुआ? बात बराबर है, स्वतंत्र को ही आजादी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हम लोग फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडम। तो आइए प्रश्न पर आप फिर से एक बार। बहमनी राज की स्थापना आपको 1347 ईस्वी में हुई है और 1518 ईस्वी में इसका शासन समाप्त हो जाता है। बताइए कि बहमनी राज का शासन कब समाप्त हो जाता है और शुरुआत कब होता है? 1347 ईस्वी में। अब इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग को, दक्कन में हुई। कहाँ पर हुई है? अगला प्रश्न है कि बहमनी राज की स्थापना के समय, प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भी जरूर कर लीजिएगा। बहमनी राज की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहमनी राज की जब स्थापना हुई तो दिल्ली का सुल्तान जो है सो कौन था? तो बताइए आप लोग। दिल्ली का सुल्तान आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए, अब सबसे पहले समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनका शासन काल क्या रहा है? तो 1324 ईस्वी से लेकर के आपको 1351 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल कब से कब तक रहा है? 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ये बात समझ में आया? दूसरा बात ये समझिए, बहमनी राज की स्थापना कब हुई? तो देखिए, अभी जस्ट पढ़े हैं आप कि बहमनी राज की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है? और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल क्या बताया है? 1324 से 1351 ईस्वी तक बताया है। तो देखिए, 24 और 51 के बीच में 1347 है कि नहीं है? 1347 में बहमनी राज की स्थापना हुई थी ना, और 1518 ईस्वी तक रही है ना। तो वही बात है कि ये जो है आपको बहमनी राज की स्थापना जो है आपको 1347 में हुई है। प्रश्न यही पूछ रहा था कि जिस समय बहमनी राज की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको यदि इनका शासन काल याद रहता तो आप ये प्रश्न बना सकते थे। प्रश्न बहुत भारी चीज है, ये जो प्रश्न बताया है बहुत भारी प्रश्न है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। बहमनी राज की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल कैसे क्या रहा है? 1324 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा है।
अगला प्रश्न है कि बहमनी राज के संस्थापक कौन है? बहमनी राज के संस्थापक जो है हसन गंगू है। कौन है? बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। और बहमनी राज के संस्थापक जो है, अब देखिए यहाँ पर आपके मन में यह एक संदेह उत्पन्न हो गया होगा कि यहाँ पर हसन गंगू भी दिया है और जफर खां भी दिया है। ठीक है, देखिए जफर खां या जफर खान ये दोनों बात बराबर है। देखिए बहमनी राज के जो संस्थापक हैं वो आपको हसन गंगू ही हैं, और हसन गंगू का जो दूसरा नाम है यह आपको जफर खान भी है या जफर खां भी है। बात समझ में आ रहा है? और अगर और भी विस्तार में जाया जाए तो हसन गंगू का पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। क्या नाम था? पूरा बोलिए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगर आपसे पूछे कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का दूसरा नाम क्या है? और हसन गंगू का और दूसरा नाम क्या है? जफर खान था। बात समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया। आइए अब आज का जो लास्ट प्रश्न बचा हुआ है इसको भी जरा हम लोग देखते हैं। हसन गंगू उर्फ जफर खां, क्लियर हो गया यहाँ पर? प्रश्न में देखे आप लोग, हसन गंगू उर्फ जफर खां अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से, ये भी नाम आ गया है ना, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से किस तिथि को गद्दी पर बैठा था? 3 अगस्त 1347 ईस्वी को। कब बैठा था? यानी कि सीधा सीधा बस इतना समझ लीजिए कि ये जो था ना हसन गंगू, वह आपको गद्दी पर कब बैठा था? तो 3 अगस्त 1347 ईस्वी को। कब बैठा था? 3 अगस्त 1347 ईस्वी को आए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपका अगला